चलिए, लास्ट क्लास हम लोग ये प्रॉब्लम हमको देख के आना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको जो भी प्रोविज़न का बोला जाएगा, आपको बुक्स में वो प्रोविज़न का डिटेल्स निकालना है कि एचआरए में क्या होगा। एचआरए में आपका बुक ने क्या बोला है कि डिडक्शन क्या क्या बोला है, वो हमको बताना है आपको देख के, फिर उसका बाद में हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या है, यहाँ पे कौन है, आर है, जो कि क्या हो गया आपका, रिटायर हो गया था। कब रिटायर हुआ है, 31/10/2022 को। ठीक है, और फिर इनको सर्विस कितना दिन काम किया, वो ना 18 ईयर्स एंड 18 मंथ्स काम किया है। तो अगर 18 ईयर्स एंड 8 मंथ्स आ जाता है, उसको राउंड ऑफ हम लोग कब करते हैं, अगर उनको ग्रेचुइटी मिलता है। अगर पोगा में आया है तो वो 19 हो जाएगा, अगर नहीं आया तो वो 18 रह जाएगा। फिर उसमें भी क्या था, एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और इनटू क्या था, 1/2 था। इसमें क्या था आपका 15/26 था। तो ये चीज़ आपको याद करना है, यही चीज़ आपके यहाँ पर बोलेगा हमको, आप जब सम करेंगे हम लोग तब बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रेचुइटी कितना मिल रहा है उनको, 96,000 मिल रहा है, और उन्होंने उनको क्या है, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। एवरेज 10 मंथ का सैलरी कितना है, 8,200। ये किस लिए चाहिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का एग्जाम्शन लिमिट हमको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। पेंशन कितना मिल रहा है, 1,000 पर मंथ। ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है, कम्यूटेड क्या होता है बताइए आप लोग। पेंशन का आप लोग का बुक में आई है, पेंशन में आई है। कम्यूटेड अनकम्यूटेड मतलब क्या होता है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड का मतलब क्या है, नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो अलग होता है। कम्यूटेड अनकम्यूटेड में डिफरेंस क्या था कि एक में आपको लमसम मिल रहा है और आपको एक में पीरियोडिकली मिल रहा था। तो कौन सा में आपको, कम्यूटेड में अनकम्यूटेड में, किस में मिल रहा था आपको, बोलिए। पेंशन का निकालिए आप लोग, देखिए आप लोग, आप लोग का पास अगर ये है, सर्च का बटन दिख रहा है आप लोग को, फाइंड वाला था ना, क्या है सब यार, कहाँ न्यू टैब में, न्यू टैब में तो नहीं मिलेगा आपको, आपको यहाँ पे सर्च करना था। बढ़िया है, बाकी आप लोग बोलिए। बुक में भी ढूंढ के नहीं मिल रहा आप लोग को, पेंशन का वो वाला निकालिए, प्रोविजन निकालिए, निकाल लिया, वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिखाए बुक, दिखाए आपका, क्या वो सब गिरा दे रहा है आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो कोई भी एक जन। अनकम्यूटेड में क्या लिखा हुआ है, पहला वाला केस ए में लिखा है क्या, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, हाँ बोलिए। तो अनकम्यूटेड मतलब क्या हुआ, उसका बाद में तो कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको पीरियडिकली मिला है कि नहीं मिला है उसका बारे में नहीं बोला है। तो अनकम्यूटेड मतलब क्या हो गया, आप ये वाला देखिए, पहला वाला पैराग्राफ जो है उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए।
हाँ आराम से, कोई नहीं है, चलेगा चलेगा। पेंशन बुढ़ा होने के बाद मिलता है बोल के खुश हो गया आप। हाँ बोलिए। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया था? केस ए में आपने क्या पढ़ा था कि अनकम्यूटेड क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, और ये आपका लमसम में होता है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो पैसा मिल रहा है ये आपका कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है। ये जो पैसा आपको मिल रहा है कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड मतलब क्या है आपका? पीरियडिकल, मतलब आपको मंथली जो भी पैसा मिलेगा वो क्या होगा, आपका सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पैसा जो मिल रहा है वो आपका कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है? अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड किस लिए है? क्योंकि उनको पर मंथ ये पैसा मिल रहा है। लेकिन फिर क्या है, दिसंबर को रिटायरमेंट कब क्या है, अक्टूबर को, फिर दिसंबर को क्या है उनको 70% क्या क्या है, कम्यूट कर दिया। कम्यूट कर दिया मतलब क्या है, 100% उनका पेंशन मिलना था, 100% का 70% उन्होंने लमसम ले लिया, बाकी 30% उनको पीरियडिकली मिल रहा है। तो 70% जब उन्होंने ये क्या कर दिया, लमसम ले लिया, फिर वहाँ पे हम लोग को देखना था कि दो टाइप का, गवर्नमेंट होने से ये पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। नॉन गवर्नमेंट होने से इसका ऊपर में टैक्सेबल लग जाता है, सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिट्स। वो भी कौन बोलेगा, आप लोग बोलेगा मुझे, ठीक है। फिर उसका बाद कहाँ पे आता है आप लोग, पेंशन और ग्रेचुटी मिल रहा है उनको। फिर उसका बाद क्या, बुक उधर ठेला ठेली नहीं करना है, आराम से। ठीक है, फिर आपको क्या मिल रहा है, बेसिक पे 8600 मिल रहा है, HRA मिल रहा है, और HRA का अगेंस्ट में उन्होंने क्या कर रहा है, रेंट पेमेंट कर रहा है, रेंट पेमेंट कर रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कब टैक्सेबल नहीं होता है, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और हमको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तब हमको टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, ये जो अभी इंसान रिटायर हुआ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या नहीं था, नहीं था, याद करना पड़ रहा है उसको। फिर क्या है, आरपीएफ में क्या है उनको ये पैसा मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कितना है, 10% ऑफ सैलरी इतना मिल रहा है। फिर दिसंबर में उनको कितना क्या मिला था आपको, पेंशन मिला था। फिर दिसंबर चला गया, जनवरी में उन्होंने क्या कर दिया, नया एक कंपनी में ज्वाइन कर दिया जहाँ पे उनको ये सब पैसा मिल रहा है। बेसिक पे 8500, मेडिकल अलाउंस आपको इतना मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इतना मिल रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है। पहले वाला में आपको क्या मिल रहा था, HRA मिल रहा था, यहाँ पे अलाउंस नहीं देके आपको क्या दे दिया, एकोमोडेशन दे दिया। पहले वाला में आपको पैसा दे रहा था, इस वाला में बेनिफिट दे दिया आपको। फिर आपको इस वाला में क्या दे दिया, कार भी दे दिया। कार में हम लोग को कितना देखना था, 1.6 का सीसी देखना था, यहाँ पे कितना है, 1.4 का सीसी है। फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस ये भी देखना है। फिर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, ये देखना चाहिए कि नहीं, मुझे देखना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन फीस इतना गया है, डिप्रिसिएशन इतना लग रहा है, सैलरी इतना देना पड़ रहा है। ये सब क्या है? गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और ड्राइवर्स का फीस। ये भी क्या है? बेनिफिट मुझे मिलेगा। यूज़ ऑफ कार कैसा हो रहा है? 60-40 का रेशियो में हो रहा है, तो आपको 60-40 का रेशियो में ही आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। फिर आपको क्या है? कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10%। पहले वाला में आरपीएफ में हो रहा था। यहाँ पे आपको क्या करना है? टैक्स लाइबिलिटी ढूंढना है। एज्यूमिंग हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 2 लाख, ये सब भी मिल रहा है, और साथ में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितना पैसा मिल रहा है? आपको 2 लाख मिल रहा है। ठीक है, पहले में आपको क्या देखना है? पहले काम कहाँ पे कर रहा था? वो जी लिमिटेड में काम कर रहा था। सेकेंड वाला में कहाँ पे काम कर रहा है? एस लिमिटेड में। तो पहले जी लिमिटेड में आ गया हम लोग, क्योंकि दोनों का ही सैलरी एक साथ में कंप्यूट होगा, एक ही साल का पैसा है। तो पहले हम लोग सैलरी फ्रॉम जी लिमिटेड लेगा। जी लिमिटेड में आपको कितना पैसा मिल रहा है? 8,600 फॉर कितना मंथ? 7 मंथ। कैसे कैलकुलेट हुआ है आपको? आप रिटायर कब किया है? अक्टूबर को। तो आपका ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो कितना महीना हुआ आपका? 7 महीना हुआ। तो 7 मंथ्स में आपको कितना मिलेगा? इंटू 7 करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया? ठीक है, फिर आपको HRA भी 7 मंथ्स का ही मिलेगा, 600 पर मंथ, तो 4,200 दिया था। तो HRA का आप लोग बताइए क्या क्या था आपको लोग एग्जाम्शन में? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। तो अभी मुझे बताइए सैलरी का डेफिनेशन अंडर HRA क्या था? देखिए वो याद करने नहीं दिया हम आपको को। सैलरी में HRA का डेफिनेशन क्या था? सर बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस DA, रिटायरमेंट वाला और कमीशन। DA में क्या था? DA रिटायरमेंट बेनिफिट था या नहीं था? रिटायरमेंट बेनिफिट था, तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पकड़ना है। प्लस कमीशन में क्या था? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। कमीशन भी कैसा होना पड़ेगा? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर चाहिए था। तो मेरा पास यहाँ पे क्या है? बेसिक है, DA है, यहाँ पे नहीं है, कमीशन है, नहीं है, नहीं है। तो मुझे अभी कितना मिलेगा? खाली ओनली बेसिक को पकड़ना है। तो 60% ऑफ 40% ऑफ आपका क्या है? 60,200 करिए, आपको यही निकलना चाहिए। निकल रहा है कि नहीं? कितना है ये? 40% ऑफ 60,200। ठीक है, हाँ यही निकलना चाहिए। ठीक है, फिर उसका बाद में क्या है? रेंट पेड आपने कितना पेमेंट करके रखा था? आपने पहले में रेंट कितना पे करके रखा है? यहाँ पे पहले वाला में 1,250। तो 1,250 को पकड़िए, 1250 इंटू कितना होगा? 7 मंथ्स हो गया। फिर ओवर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है आपका? 60,200, उसका 10% कितना होगा? 60,20। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना निकल रहा है आपका? 1250 इंटू 7 इज हाउ मच? फ़ोन है आप लोग का पास, ये हम नहीं करेगा। 8750 माइनस 6020 विच कम्स आउट टू बी 2730। ठीक है, फ़ोन किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं आप लोग? ये चीज़ हो गया आप लोग का। 40% ये हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल HRA पेड, इन तीनों में से आपको क्या लेना पड़ेगा? विच एवर इज लोअर। इसमें लोअर में कितना निकला आपका? 2730। बाकी जो रह जाता है वो क्या हो जाएगा आपका? सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर आपको क्या मिल रहा था?
एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी मुझे एंटरटेनमेंट अलाउंस का बारे में बताइए। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या बोल रहा है आपको, पहले में ही लिखा हुआ है आप लोग का कि एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको टैक्सेबल कब होता है और कब नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग सैलरी का रिवीजन करेंगे फटाफट, बोलिए। नहीं होता है, लेकिन टैक्सेबल तो पूरा पूरी कंप्लीटली नहीं होता है, कंप्लीटली टैक्सेबल नहीं होता है, या एग्जाम्शन वहाँ पे भी है, कंडीशंस है वहाँ पे, कंडीशंस है। तो कंडीशन क्या होता है वो बताइए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और आपको एग्जाम्शन मिलता है, एग्जाम्शन का लिमिट कितना है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, और क्या था बोलिए। क्या था, बोलिए बोलिए। ढूंढना पड़ रहा है आप लोग को। एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट, आप क्या बोल रहे हैं, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर में डिपेंड करेगा। द एग्जाम्शन विल बी एक्सटेंडेड अप टू योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं। फिर बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, आपका पास प्रूफ है, बुक में ही देखा है। बुक में कहाँ पे देखा आपने, कौन सा पेज नंबर है, पॉइंट, पेज 129, पेज 129 में आपने देखा है। चलिए पेज 129 में आ जाइए आप लोग अपना बुक का। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो वहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है, इसमें नहीं, मेरा वाला में तो नहीं, आप लोग का मिल रहा है। चलिए आप लोग जल्दी बोलिए। चलिए चलिए, सेक्शन 16 क्या बोल रहा था, ये कहाँ पे मिल रहा था आपको, सेक्शन 16 में मिल रहा था। एग्जाम्शन ये है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ पे आपको एग्जाम्शन सब्जेक्टेड टू 3 कंडीशंस आप लोग को मिलेगा। पहला क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। थर्ड वाला में था 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी मतलब क्या हो गया आपका, 20% ऑफ सैलरी पकड़ी, और 5,000 विच एवर इज लोअर, यही है। आपको कौन सा पेज में मिला है, ठीक है, तो ये वाला हो गया आपको। तो बाकी सबका लिए क्या है, ये फुल्ली, बाकी सबका लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो इनका लिए क्या हो गया, ये फुल्ली टैक्सेबल हो गया, ठीक है। इनको मिल कितना रहा था अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस का नाम पे, 6,000 पर मंथ, 600 इंटू 7 हो गया, आपको कितना मिल गया, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर अभी हम लोगों को क्या मिल रहा था, अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा था। अनकम्यूटेड पेंशन मेरा क्या होता है, पेंशन वाला पेज में है कि नहीं आप लोग, है, पीरियोडिकली जो मिल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन इज योर पीरियोडिक पेंशन, मतलब आपको महीना महीना धर पैसा मिलेगा। अगर वो एक महीना भर आपको पैसा मिलता रहेगा एम्प्लॉयर से, उसको सैलरी बोल के काउंट किया जाता है, और सैलरी बोल के अगर काउंट करेगा तो आपको टैक्सेबल भी फुल्ली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अनकम्यूटेड पेंशन आपको कितना मिल रहा था, कितना मिल रहा था आपको, दिसंबर से मिल रहा था या अक्टूबर से मिल रहा था, पेंशन कहाँ पे मिल रहा था आपको, 1,000 पर मंथ मिला। 1,000 पर मंथ कब से मिलना स्टार्ट हुआ उनको, रिटायर हुआ है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हुआ है उनको।
हम लोग पकड़ लेते हैं अक्टूबर में मिलेगा या नवंबर में, पर नवंबर में मिल रहा है उनको, लेकिन कितना मिल रहा है, 1000 मिला, एक महीना का ही पैसा मिला, क्योंकि दिसंबर तो आ गया। रिटायर कब हुआ है, अक्टूबर में, फिर पूरा नवंबर में 1000 मिला, फिर दिसंबर का 1 तारीख को फिर क्या कर दिया, 70% कम्यूट कर दिया, और ये जो 70% कम्यूट क्या है, उसमें तो 35,000 चला गया है। मुझे 100% मिलना चाहिए था। 100% में मुझे कितना मिल रहा था, जब 100% हम क्या कर रहा था, कम्यूट नहीं किया था। यहाँ पे हम कम्यूट, ये जो 100% था, 1000 जब मुझे मिल रहा था, तब मेरा कम्यूट का परसेंटेज कितना था, कुछ था, कम्यूटेड इज नील। ठीक है, जब हमारा नील परसेंटेज में मुझे क्या मिल रहा था, 1000 मिल रहा है, और जब हम क्या कर रहे हैं, 30% हम क्या करेगा अभी, 70% हम कम्यूट कर देगा, मतलब यहाँ से 70% हम निकाल के लेके चला जाए। कम्यूट मतलब क्या है, लमसम निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर 70% हम निकाल लेता है, मेरा पास रहना कितना चाहिए, 30% रहना चाहिए। तो इसका आप कितना करेगा, 30%, कितना निकलेगा, 300। ये जो 300 आपको मिल रहा है, कब से मिलेगा, दिसंबर से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने 70% दिसंबर में ही आपने क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया। प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं है। तो दिसंबर से आपको कब तक पैसा मिलेगा, जी से तो आपको मंथली पैसा मिल रहा है, ये पैसा आपको कब तक मिलेगा, मिलता रहेगा। लेकिन इस ईयर का आप इस प्रॉब्लम में आपको कब तक मिलेगा, इस प्रॉब्लम में आपको कौन सा ईयर तक आपको ढूंढना है, मार्च तक। सर तो 31st आपको मार्च। मार्च तक पकड़ना है ना। तो दिसंबर पकड़ लिया, जनवरी पकड़ लिया, फेब पकड़ लिया, कितना महीना हुआ आपका, कैसे 3 हुआ, दिसंबर तो मिल गया आपको, जनवरी मिलेगा, फरवरी मिलेगा, मार्च मिलेगा, 4 मंथ्स यू विल बी गेटिंग 300। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है आप लोग को। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिया, ये कब का पैसा है, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर आ गया कम्यूटेड पेंशन। आप अभी हम लोगों को बताइए, अभी कम्यूटेड पेंशन में क्या था, वो तो आप नहीं बताइए, आप मुझे पता है, आप लोग को याद नहीं है, आप लोग बताइए, बुक देख के बताइए। कम्यूटेड पेंशन में भी फिर था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से क्या था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से क्या था, वो बताइए मुझे, बताइए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन है और हम कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, नॉन टैक्सेबल। और हम अभी यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तब मेरा क्या होगा, बताइए। बुक है आप लोग का पास, आराम से देख के बताइए, टाइम है आप लोग का पास। करेक्ट, करेक्ट। एक में ग्रेचुटी मिल रहा है और यहाँ पे ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है। ग्रेचुटी अगर मिल रहा है तो आपका क्या होगा, कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 1/3। अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा तो हाफ। समझ में आ गया। फिर से आपको याद करना है कि अनकम्यूटेड आपको पैसा पेंशन किस टाइप में मिल सकता है, 2 टाइप में। अनकम्यूटेड मतलब हो गया आपको पीरियडिकली मिलता है। पीरियडिकली अगर आपको मिल रहा है तो वो आपका सैलरी हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। और कम्यूटेड होता है मतलब आपने लमसम पैसा निकाल लिया। अगर आपने लमसम पैसा निकाल दिया और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि मेरा ही नौकरी किया है ये इंसान, मेरा लिए इतना फेवर किया है, तो इसका ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप कौन है, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता है, आप अपने आप को बड़ा सोचता है कि आप गवर्नमेंट के लिए कौन काम करता है। तो आप गवर्नमेंट के लिए काम नहीं किया तो आपको बोलेगा आप ग्रेचुटी ले रहे हैं। तो आप अगर ग्रेचुटी का बेनिफिट भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो मतलब कितना मिलेगा आपको, 33.33% का बेनिफिट मिलेगा। फिर आप ग्रेचुटी
पेंशन ले रहा है लेकिन ग्रेचुइटी नहीं लिया है, तो आपने एक साइड का बेनिफिट लिया है, तो आपको बोलेगा कि आप 50% का बेनिफिट लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या हुआ था, पहले वाला में उनको क्या मिल रहा था, ग्रेचुइटी मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा था। बढ़िया है आप लोग का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेचुइटी मिल रहा है। ग्रेचुइटी कितना मिल रहा है, 96,000 मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उनको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। 1/3 अगर मिल रहा है तो आपका 35,000 का 33.33% करना है, तो उसका 33 ये कैसे निकला हम लोग का, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। आपको कितना निकलना चाहिए, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है आप लोग का, ठीक है। बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा आपका, एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। सर 1/3 तो टोटल पेंशन का लेना था ना। टोटल पेंशन, आप तो पेंशन कितना मिल रहा है आपको, टोटल पेंशन का लेना है, ठीक है। टोटल पेंशन में आपको कितना मिल रहा है, पहले वाला में आपको जब भी आप कम्यूट करता है टोटल पेंशन का नहीं लेना है, आपने जितना भी कम्यूट किया है उसका ही लेना है, कि बुक में आपका एक सम में था उसमें शायद टोटल सम को पकड़ लिया था, लेकिन कम्यूटेड में भी आपको किसको पकड़ना है, जितना सम को आप कम्यूट करेगा उतना को ही पकड़ना है। आपने कम्यूट कितना किया यहाँ पे 35,000, तो आपको 35,000 का ही लेना है। बुक वाला में एक सम में होगा शायद जहाँ पे आपका फुल टोटल को लेना था सर, फुल वाला में 100 पकड़ लिया था ना, हाँ सर। हाँ। तो आपको यहाँ पे ठीक है, और एक दो सम करेंगे फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आप बाकी जो रेस्ट रह गया वो क्या हो गया आपका, टैक्सेबल हो गया। फिर उसका बाद में कहाँ पे आता है आप लोग का, पेंशन आप लोग को मिल गया, सब कुछ मिल गया, बचा कौन था, कितना आता है आपका 35,000 का फुल वैल्यू पकड़ के रखा है। हाँ, तो आपको फुल वैल्यू में कितना निकल रहा था आप लोग का, अच्छा तो हम गलत ही बोला आप लोग के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 35,000 आप लोग को मिल रहा है, 35,000 का आपको ये किसका लिए मिल रहा था, आपको 70% के लिए मिल रहा था, तो डिवाइडेड बाय 70% करने से कितना आ जाएगा आपका, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कितना होगा आपका 50,000, ठीक है। 50,000 का 1/3 कर देने से कितना आएगा, सही है। तो ठीक है, तो हाँ यह मेरा गलत हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या पकड़ना है, फुल वैल्यू ऑफ, ठीक है। जो राखी जी ने बोला वो मतलब सही है, ठीक है। तो मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे। तो फिर बाद में क्या हो गया, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में क्या करना है आपको, आपको पैसा कितना मिल रहा है महीना में, महीने में मिल रहा था ना, ग्रेचुइटी में लमसम में पैसा मिला है, लमसम में कितना मिल रहा था उनको 96,000 मिल रहा है। तो ग्रेचुइटी में एग्जेम्पशन क्या क्या था, ग्रेचुइटी में भी आपको क्या था, ग्रेचुइटी का प्रोविजन बताइए कैसा था, सर ड्यूरिंग सर्विस होगा तो वो टैक्स फुल्ली टैक्सेबल होगा। सर्विस होने से फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है बढ़िया। और और रिटायरमेंट और डेथ में अगर मिलता है, रिटायरमेंट में अगर पकड़े, रिटायरमेंट में अगर आपको मिल रहा है तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बढ़िया। और नॉन गवर्नमेंट होने से और पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेचुइटी एक्ट में, गवर्नमेंट अगर पोगा के अंदर अगर कवर्ड है तो उसको एग्जम्पशंस मिलेगा 15/26 हाँ into 15/26 कैसे मिलता है आपको, एक्चुअल एवरेज सैलरी रिसिप्ट होगा, हाँ सर। एवरेज सैलरी, एवरेज एवरेज सैलरी इनटू क्या था, सर यहाँ पे एवरेज सैलरी मतलब वो सैलरी जो लास्ट ड्रॉन किया है वो वाला आएगा। हाँ लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू
into number of completion of service नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, फिर और not covered, अगर पोगा के नहीं, अंदर covered नहीं है और एक रह तो गया एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू और 20 लाख का 15/26 था, हाँ या ना? हाँ था, सर। ठीक है, फिर और दूसरा वाला और एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव किया है और 20 लैक्स का 20 जो लैक्स, लिस्ट बढ़िया है, होगा वही। ठीक है। और पोगा में अगर कवर्ड नहीं है तो सो 1/2 मतलब उसको एवरेज 10 मंथ सैलरी और नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस नंबर ऑफ सर्विस और इनटू हाफ। फिर यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव और यहाँ और पे 20 लाख। 20 लाख, करेक्ट है? हाँ सर। आप लोग देखिए, बुक में देखिए एक बार, यहाँ पे अगर आप लोग को ठीक है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और भी क्या रह गया था? अगर आपका ग्रेचुइटी मिल रहा है और आपको कहाँ से मिल रहा है? ग्रेचुइटी एक्ट का थ्रू से आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस क्या है? अगर डेसिमल्स में रहता है, अपर लिमिट अगर डेसिमल्स में रहता है तो वो उसको राउंड ऑफ कर सकता है, और अगर आप पोगा में कवर्ड नहीं है तो उसको राउंड ऑफ नहीं कर पाएगा। यही था, ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो फिर अभी हम लोग को क्या देखना था कि एग्जेम्पशन मुझे तो मिल रहा है कितना? 96,000, और यहाँ पे पहले मुझे देखना चाहिए था कि हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड था या नहीं है, ये देखना था। पहला क्या था कि मुझे गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट होने से इज फुल्ली एग्जम्प्ट, ये गवर्नमेंट है नहीं है तो मतलब टैक्स लगेगा। टैक्स अगर लगता है फिर कितना लगेगा वो देखने के लिए मुझे क्या देखना चाहिए था? पोगा में कवर्ड है या नहीं है। तो ये भाई साहब पोगा में कवर्ड था या नहीं था? नहीं था। पोगा में अगर कवर्ड नहीं रहता है तो मुझे क्या 3 चीज़ देखना है? एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू हाफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 20 लैक्स। एवरेज कितना मिल रहा था? 8,200। 18 क्यों किया है हम लोग? 18 एंड 8 मंथ्स था, तो राउंड अप नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। 18 इंटू 8,200 इंटू हाफ कर दिया, आपको कितना निकलना चाहिए? इतना निकला। फिर उसका बाद में आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 96,000 और स्टेचुटरी लिमिट इज 20 लैक्स, विच एवर इज लोअर वो क्या हो गया? आपको एग्जेम्पशन मिल गया। यहाँ से जो भी माइनस होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? फिर आप यहाँ पे एस लिमिटेड में आ गया। एस लिमिटेड में आप ज्वाइन कब किया है? जनवरी में ज्वाइन किया है। एस लिमिटेड में जनवरी में ज्वाइन किया है तो आपको 3 महीना का क्या मिलेगा? सैलरी मिला। मेडिकल अलाउंस अगर आप लोग को याद होगा तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसको हम लोग डियरनेस अलाउंस भी बोलता है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल गया? RFA मिल गया। फिर यहाँ पे RFA का प्रोविजन आप भी बताइए मुझे। RFA में क्या क्या था?
बोलिए। आप लोग को देखना नहीं, आप लोग को अपना वाला देखना है, बुक का देखना है, फिर उसका बाद मुझे समराइज करना है। रेंट फ्री एकोमोडेशन बताइए क्या बोल रहा था आप लोग को। चलिए कोई एक जन फर्निश का बताइए, कोई एक जन अनफर्निश का बताइए। बोलिए। क्या हुआ अभी, पता ही नहीं चलेगा आप लोग को? हम्म। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से जो लाइसेंस फी होगा वही टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा वो कब लगता है, लाइसेंस फी कब देना पड़ता है? जब वो फर्निश्ड होता है या अनफर्निश्ड में भी उसको देना पड़ेगा लाइसेंस फी? अनफर्निश्ड में भी देना पड़ता है। चलिए फिर अनफर्निश्ड में अगर ये पैसा किसका होगा, ये किसका है? गवर्नमेंट का है। प्रॉपर्टी किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? लाइसेंस फ़ी देना पड़ता है। और उस लाइसेंस फ़ी का 10% या लाइसेंस फ़ी का कॉस्ट हम लोग देता है। क्या देता है? परक्विजिट में लाइसेंस फ़ी का ही कॉस्ट पकड़ लेता है। लाइसेंस फ़ी जितना पे करेगा, लाइसेंस फ़ी पेड बाय गवर्नमेंट, वो आपका परक्विजिट में आ जाएगा। लेकिन ये किसका लिए था? अनफर्निश्ड के लिए था। ये किसका लिए है? गवर्नमेंट है। अगर नॉन गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयर है और आपको अनफर्निश्ड हाउस दे रहा है, तो उसका परक्विजिट कैसे निकालेगा आप लोग? सर अगर हाउस अगर एम्प्लॉयर रेंट में दिया है तो हम्म। जितना रेंट पे करेगा एम्प्लॉयर या 15% ऑफ सैलरी। बढ़िया। यहाँ पे क्या था आपका? अनफर्निश्ड था। अभी भी हम लोग कहाँ पे है? अनफर्निश्ड में ही है। अनफर्निश्ड ने आप लोग ने बोला कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखना पड़ेगा और यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है। गवर्नमेंट अगर होता है तो मुझे क्या देखना है? लाइसेंस फ़ी कितना पे कर रहा है। ठीक है। और अगर ये नॉन गवर्नमेंट का पास है तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये ओन्ड है या रेंटेड है। ठीक है। ओन्ड अगर होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? सब पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज जाना है। पॉपुलेशन वाइज क्या था आप लोग का? 15, 10 और 7.5। ठीक है। तो 15 कब लगना चाहिए? जब आपका पॉपुलेशन कितना हो? 20 लैक्स था, 25 लैक्स था, कितना था? 25 लाख से ज़्यादा हो। और यहाँ पे क्या है? 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम हो। कम और यहाँ पे 10 लाख से कम 10 लाख से कम यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है। ये आपका ओन्ड रहने से आपका पॉपुलेशन वाइज जाना चाहिए था। अगर रेंटेड हो जाता है तो आपको क्या पकड़ना चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा और उसका कितना पकड़ना पड़ेगा आपको? 15% पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। ये कब ये आपका रेंटेड अगर होता है। लेकिन ये किसका लिए निकाला आप? अनफर्निश्ड के लिए निकाला है। तो फर्निश्ड के लिए फिर निकाल लो। फर्निश्ड में आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रहता है क्या? रहता है या नहीं रहता है? जैसे हम लोग अनफर्निश्ड में गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, नॉन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी में डिफ्रेंशिएट किया था। फर्निश्ड में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का कुछ रहता है क्या सेग्रीगेशन, या नहीं रहता है?
बोलिए। सर फर्निश में नहीं होगा सर। हाँ, फर्निश्ड में नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर का कितना पकड़ना है आपको? फर्निश में आपका क्या रहेगा? फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर में आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर फर्नीचर का कॉस्ट। कॉस्ट का कुछ एक परसेंटेज था, कॉस्ट तो पूरा पूरी नहीं पकड़ना था। कॉस्ट का कितना परसेंटेज पकड़ना था? बोलिए, आप लोग को बुक से भी नहीं मिल रहा है क्या? कॉस्ट का कितना परसेंटेज आपको निकालना चाहिए? क्या हुआ, नहीं पता चल रहा आप लोग को? कॉस्ट का आपको 10% पकड़ना है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% और रेंट पेड अगर आपको दिया हुआ है, आपको अगर रेंट अगर दिया हुआ है तो रेंट का चार्जेस पकड़िए, और अगर आपको फर्नीचर का कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट का 10% पकड़ लेना है। ठीक है। अनफर्निश्ड में क्या पकड़ना है आपको? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट देखना है। अगर गवर्नमेंट हो गया तो लाइसेंस फी पकड़ना है, नॉन गवर्नमेंट हुआ था फिर आपको ओनरशिप और रेंटेड देखना है। ओनरशिप हुआ तो पॉपुलेशन वाइज आप डिवाइड करेगा, 25 से ज़्यादा हुआ तो 15% लग गया। 10 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है, 25 से कम है तो आपका 10%, और 10 लाख से कम है पॉपुलेशन तो आपका 7.5% लगेगा। लेकिन 15%, 10%, 7.5% जो लग रहा है वो किसका ऊपर लगता है? सैलरी का ऊपर लगता है। सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा अभी बताइए? आरएफए में सैलरी का डेफिनेशन क्या बता के दिया है? बेसिक, डीए रिटायरमेंट है या नहीं है? कमीशन कैसा है? फिक्स है या नॉर्मल कमीशन है? क्या क्या है आपका? सैलरी का डेफिनेशन बताइए। क्या है? बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, फीस, ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। तो आपको क्या हो परफेक्ट। जाएगा? ये सैलरी का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनको क्या मिल रहा था? सैलरी तो मिल रहा था। सैलरी में अभी क्या क्या आएगा? बेसिक, डीए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सैलरी में कितना मिल रहा है उनको? 8,500। आपको यहाँ से पकड़िए, ये सब चीज़ पूरा पूरी उनको क्या होना चाहिए? टैक्सेबल लगना चाहिए या नहीं चाहिए? लगना चाहिए। तो फिर बाद में भी आपको क्या बोला है कि परक्विजिट में क्या लेना है? एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कोल्ड। ये सब चीज़ भी आपको क्या हो जाएगा? सब आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? आपको यहाँ का टोटल कितना मिल रहा है? मतलब क्या है? ये तो इन तीनों का ऊपर में पकड़ने का बाद में ही ये सैलरी आएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 25,500 आ गया, फिर आपका 1,800 आ गया, फिर आपका 5,400 आ गया। तो ये करने से आपको क्या मिल रहा है? 32,400 आया है। ये जो 900 है वो 900 क्या है आपको? 900 का आपको क्या मिल रहा था? बेसिक पे निकाल लिया हम लोग, मेडिकल अलाउंसेस निकाल लिया है, और कुछ 900 का कुछ तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे।
यूआरपीएफ में कितना है आपका 10% मिल रहा है, वो भी ड्राइवर नहीं। वाला तो है क्या होगा? सर, ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं। और कुछ मिल रहा है आपको? इसका अगर आप निकाल रहा है 32,700 निकल रहा था, 32,700 का आपको क्या कितना निकालना है? 15% भी अगर आपको निकालना है तब आपको कितना निकालना पड़ेगा आपको? सैलरी आपका निकला कितना है, उसका आपको क्या निकालना है? रेट डिसाइड करना है। रेट आपको डिसाइड कैसे किया है कि पॉपुलेशन वाइज डिसाइड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? यहाँ पे पॉपुलेशन दिया है? नहीं दिया हुआ है। पॉपुलेशन अगर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोग को क्या क्या मिल रहा था। रह कहाँ पर रहा है? मुंबई। अभी हम लोग को मेट्रो सिटीज़ में क्या क्या था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई था। तो ये सब क्या हो गया? मेट्रो सिटीज़। यहाँ पे हम लोग पहले अगर एचआरए में क्या देख रहा था? 50 और 40 देख रहा था। तो इन सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो 50। तो मुंबई में हम लोग क्या एजम्पशन क्या करेगा कि वो 25 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन है। 25 लाख से अगर ज़्यादा का पॉपुलेशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको क्या होगा? 15% लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग ने ये सब चीज़ ले लिया है कि 8,500 का ये ले लिया है, इसको भी ले लिया है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस को भी ले लिया है। फिर यहाँ पे आरएफए में भी मुझे क्या लेना है? रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज कितना है आपको? 600 पर मंथ आपको पेमेंट कर रहा है। फिर उसका बाद में इन सब को तो पकड़ना नहीं है आपको। बाकी परक्यूजिट में जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आरएफए का कैलकुलेशन पहले कर लेना पड़ेगा, उसका बाद में ही हम लोग बाकी परक्यूजिट में जाएगा। फिर उसका बाद में हम लोग क्या करेगा? यूआरपीएफ में जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आपको देखना है, आपको इन तीनों चीज़ में मुझे मिल गया है और इन तीनों चीज़ को मुझे अगर पकड़ता है तो मुझे 32,700 मिल जाता है। फिर ये जो 900 आपको मिल रहा है, ये 900 आपको मिल किस लिए रहा है? एनी मॉनिटरी बेनिफिट आपको मिल रहा था कि नहीं? अभी हम लोग को अगर टैक्सेबल आप लोग को बेसिक सैलरी या इस सैलरी का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलता है? बेसिक मिलता है, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, कमीशन मिल रहा है, फिर साथ में अगर आप लोग देखिएगा ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस मिल रहा था। तो टैक्सेबल अलाउंसेस और तो कुछ नहीं था, लेकिन साथ में भी और क्या है? एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कोल्ड। ठीक है, बाय वॉट एवर नेम कोल्ड अगर आपको मिल रहा है, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सुपरएनुएशन, ये सब चीज़ में अगर आपको मिल रहा है, ये सबको एक्सक्लूड करना है। लेकिन एक्सक्लूडिंग किसको करना है? परक्विजिट को पकड़ लेना था। लेकिन आपको मॉनिटरी पेमेंट किसका लिए मिल रहा है? ड्राइवर का मॉनिटरी पेमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं? ड्राइवर का पेमेंट कितना था आपका? 900 900। ये मॉनिटरी पेमेंट है कि नहीं? मॉनिटरी है। पेमेंट है। तो मॉनिटरी पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो उसको भी आपको पकड़ लेना था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ले लिया। यहाँ पे आपको कितना लेना है? 15% लेना था। और एक्चुअल रेंट, आप रेंट कितना पेमेंट कर रहा था? रेंट आप कुछ पेमेंट कर रहा था क्या यहाँ से? रेंट पेड इज 600 पर मंथ बोल के रखा था, और तो कुछ नहीं है। और एक्चुअल रेंट यहाँ पे आपको कितना निकलेगा? यही पकड़िए, इसमें आपको कितना निकलना चाहिए? 15% निकलना चाहिए। निकल रहा था या नहीं निकल रहा था आपका? 32,700 प्लस 900, उसका आपको कितना करना है? 15% पकड़ना है। 15% में से आपने एम्प्लॉय से कितना पैसा ले लिया है? एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिया है या नहीं लिया है?
यहाँ से अगर आपको 600 रुपीज़ करके अगर ले रहा है तो आपसे कितना ले रहा है? एम्प्लॉयर से कितना पैसा ले रहा है? 600 करके ले रहा है। तो 600 करके ले रहा है और आप कितना महीना काम किया है यहाँ पे इस कंपनी में? एस लिमिटेड में कितना महीना काम किया आप? 3 महीना, क्योंकि आप जनवरी से अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आपको 600 इंटू क्या हो जाएगा 3, ये कितना मिल गया आपको? 1800 मिल गया। तो यहाँ पे से आपको क्या देना पड़ेगा? ये आपको मिल क्या रहा था? रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा था, आपको रेंट नहीं देना था, लेकिन आपसे तो पैसा मिल गया है। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब क्या था आपसे? आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे अगर जहाँ पे भी आपका पेमेंट अगर हो जाता है उसी को ही पकड़ के चलना है। रेंट फ्री में पैसा का लेन देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओनली बेनिफिट रहना चाहिए। यहाँ पे तो बेनिफिट का हिसाब से हम लोग ये निकाला, ठीक है। 15% करना चाहिए था, पॉपुलेशन वाइज जाना चाहिए था, पॉपुलेशन वाइज आप लोग ने चला गया है। फिर उसका बाद में मुझे क्या देखना चाहिए था? क्या देखना चाहिए था? ठीक है, आपको ये चीज़ क्या है? फर्निश्ड हाउस मिला है। इस क्वेश्चन में उनको फर्निश्ड हाउस मिला था। फर्निश्ड हाउस में आपका क्या देखना था? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड। तो यहाँ पे से आपको कितना पकड़ना है? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड पकड़ना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन वाइज गया नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये ऑलरेडी रेंटेड है। अगर रेंटेड रहता है तो आपको क्या पकड़ना चाहिए था? एम्प्लॉयर तो रेंट पे कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयर अगर रेंट पे कर रहा है तो मुझे क्या देखना चाहिए? एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर पकड़ना चाहिए था। अगर आपको फर्निश्ड का पकड़ना है, फर्निश्ड का अगर आप अनफर्निश्ड भी लिया है, फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड, फर्निश्ड में आपको क्या पकड़ना चाहिए था? आरएफए में आइए, 2 पोर्शन में डिवाइड था। एक हो गया अनफर्निश्ड, एक हो गया आपका फर्निश्ड, ठीक है। अनफर्निश्ड में आपका क्या था? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट का अगर होता है तो आपको लाइसेंस फी लेना है, नॉन गवर्नमेंट होता है तो आप देखेगा कि ओन्ड है या रेंटेड है। अगर ओन्ड होता है तो आप पॉपुलेशन वाइज 15, 10 और 7.5 में चला जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया था कि फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, तो कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग अनफर्निश्ड एज्यूम कर लिया था। अनफर्निश्ड एज्यूम कर दिया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी था वो ओन था या रेंटेड था? यहाँ पे एम्प्लॉयर ने तो रेंट पे कर रहा है, तो ये ओन्ड हो सकता है क्या? ये क्या होगा? रेंटेड होगा। लेकिन रेंटेड में आप लोग का क्या लिखा था कि 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, पे करेक्ट। तो 15% ऑफ सैलरी तो ले ली हम लोग, रेंट पेड भी पकड़ ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में से किसको पकड़ना था? लोअर। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या पकड़ा? लोअर को पकड़ा है। प्रॉब्लम है?
नहीं। फिर यहाँ पे कौन आ जाता है, गाड़ी रहेगी आप लोग का पास, तो जितना बेनिफिट लेगा उतना पढ़ना पड़ेगा। तो गाड़ी ले लिया आप लोग ने, गाड़ी में भी आप लोग का क्या देखना था कि मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, मेंटेनेंस यहाँ पे कौन कर रहा था, गाड़ी वाज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मुझे क्या क्या देखना चाहिए था, ओनरशिप किसका था, फिर मेंटेनेंस कौन लिया है, फिर यूसेज कौन कर रहा है, फिर पर्पस ऑफ यूसेज, ये 4-5 चीज मुझे देखना चाहिए था। ओनर कौन था यहाँ पे, एम्प्लॉयर है। मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कौन कर रहा था यहाँ पे, पैसा तो दे रहा था। चलिए आ जाइए फिर से, फ्री मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, एक्सपेंडिचर ऑन द कार इज कंपनी कर रहा है, ठीक है। तो आपका ओनर कौन हो गया था, एम्प्लॉयर हो गया था। मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। ये करने से मुझे क्या पता चला कि बेनिफिट मिल रहा है, तो परक्यूजिट लगेगा, तो परक्यूजिट लगेगा, लेकिन उसका बाद में मुझे कितना लगेगा ये किसका लिए देखना पड़ेगा, पर्पस ऑफ यूसेज देखना था। अगर पर्पस ऑफ यूसेज इज होली प्राइवेट होता है तो 2400 लगता है और 1800 लगता है, ठीक है। ऐसा ही था आप लोग का। कार वाला में कितना था आपको देखिए तो, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार निकालिए आप लोग, ठीक है। 2400 आपको कब लग रहा था, जब आपका कार का सीसी 1.6 से ज़्यादा हो और 1.6 से कम हो तो आपको 1800 का आपको मेंटेनेंस गिर रहा था। यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं। ठीक है। फिर आपको ये किसका लिए मिल रहा था, ये मेंटेनेंस के लिए मिल रहा था। फिर आपको अगर ड्राइवर आ जाता है तो वहाँ पे आपको 900 और 600 पड़ जाता है, ठीक है। पहले हम लोग डिसाइड करेगा कि ओनर और मेंटेनेंस कौन कर रहा है, फिर यूसेज कौन कर रहा है, तब हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये परक्यूजिट है या नहीं है। अगर परक्यूजिट पता चल गया है फिर हम लोग देखेंगे कि पर्पस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 60-40 डज नॉट मैटर, क्यों नहीं मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका प्रोविजन में 60-40 रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोला है, नहीं बोला है। आपको खाली बोला है कि वो बोथ पर्पस के लिए यूज़ होने से ये देना है या प्राइवेट यूज़ के लिए होने से ऐसा सेग्रीगेशन करना है, ठीक है। तो 60-40 में आपको सेग्रीगेशन करना है या नहीं करना है, नहीं। नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का प्रोविजन में बुक में तो बोला ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे आपका सीसी कितना है इस गाड़ी का, 1400 है, तो आपको ये गिरेगा या इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, मेंटेनेंस में इसको पकड़ना पड़ेगा। ड्राइवर में आपको ये पकड़ना है या इसको पकड़ना है, 600 पकड़ना है। चलिए $600 क्यों नहीं पकड़ा आपने, ये बताइए अभी। $600 पकड़ना चाहिए था या नहीं पकड़ना चाहिए था, कितना पकड़ना चाहिए था यहाँ पे, तो 600 600 पकड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे 900 है जो कि का मिस्टेक। गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये 1.4 सीसी का व्हीकल है। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी इतना मिल गया, आपको इसको पकड़ के यहाँ पे चेंजेस करना है। फिर आपको डिडक्शंस मिलेगा सेक्शन 16, जो क्या है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो आपको कितना मिलेगा
50,000 मिलेगा। आपका अगर सैलरी 49,000 होगा तो आपको डिडक्शन क्या 50,000 का मिलेगा, कितना का मिलेगा, 49,000 का मिलेगा। वो लिमिट है आपका 50,000, 50,000 कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। तो फिर आपको इतना मिल गया, ठीक है। 1,51,000 मिल रहा था पहले मान लीजिए, फिर वहाँ से आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, फिर उसका बाद में आपका 1,01,000 समथिंग रह गया, फिर उसका बाद में आप लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 2 लाख था। यहाँ पे टोटल आ गया कितना आपका 3 लाख आ गया। 3 लाख में से भी फिर आपका क्या है, आपका खुद का भी तो कंट्रीब्यूशन है। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन लगेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का ऊपर डिडक्शन लगेगा या खुद का कंट्रीब्यूशन का ऊपर में डिडक्शन मिलेगा, खुद का कंट्रीब्यूशन में लगेगा। लेकिन यूआरपीएफ का आपने यूआरपीएफ में भी तो कंट्रीब्यूट किया था, तो यूआरपीएफ का कंट्रीब्यूशन में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ये कोई भी एक्ट का अंडर में रेगुलेटेड नहीं है। आरपीएफ को क्यों मिला है, क्योंकि आरपीएफ इज रेगुलेटेड बाय किसका एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट में कवर्ड है। तो आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ होगा उस कंट्रीब्यूशन को आप डिडक्शन ले सकता है। फिर डिडक्शन ले लिया, बाकी जो रेस्ट रह जाता है वो आपका क्या हो गया, उसका ऊपर में आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,95,000 में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं बताइए। 2,95,000 में टैक्स लगता है या नहीं लगता है, सर नहीं लगेगा। लगेगा। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि 5 लाख तक तो क्या मिलता है, रिबेट मिल जाता है, और रिबेट मिल गया तो मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सर अगर क्वेश्चंस में एचआरए और आरएफए दोनों रहेगा तो सर दोनों का कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। हाँ दोनों का अलग ही करना पड़ेगा। यही चीज़ तो अभी हम अलग देखा है अलग। तभी। इस वाला में भी आपका क्या है, पहला वाला एम्प्लॉयर का पास में उनको एचआरए मिल रहा है, तो इसका कैलकुलेशन आपने अलग से कर दिया, और इस एम्प्लॉयर का पास में आरएफए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 एम्प्लॉयर है, एस है और आर है। एक में आपको एचआरए मिल रहा है और एक में आपको आरएफए मिल रहा है। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आर आपको एचआरए भी देगा और आरएफए देगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर अलाउंस दे रहा है, आपको अगर हाउस रेंट में रहने के लिए, रेंट में रहने के लिए आपको पैसा दे रहा है, तो फिर आपको घर क्यों दे रहा है, आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो आपको रेंट नहीं देना है, आपको घर एक क्यों दे रहा है, दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, अभी आना है हम लोग कहाँ पे, रिलीफ में आना है। रिलीफ अभी क्या होता है, और ये रिलीफ कहाँ पे मिलता है, सेक्शन 89। आपको रूल 21A को पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 89 क्या बोलता है कि आपको अगर पैसा मिल रहा है, और वो पैसा कहाँ पे मिल रहा है, एरियर का पैसा मिल रहा है, एडवांस में पैसा मिल रहा है, तब आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एरियर का पैसा है। एरियर का पैसा मतलब क्या है, लास्ट ईयर का पैसा हो गया। आपको मान लीजिए आपका ईयर कौन सा है, 22, 23, और आपने पैसा कब रिसीव कर रहा है, 23, 24 में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 7.5 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे आने का बाद में, यहाँ पे जब आ गया है, आपको तो कोई टैक्स लगा ही नहीं, आपको 5 लाख से 7.5 में आ गया, आपको 2 लाख रुपये ज़्यादा मिल गया। आपको कितना मिल गया, पकड़ लीजिए, यहाँ पे आपको मिल रहा था 4.9 लाख मिल रहा था। 4.9 जब मिल रहा था तो यहाँ पे आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ा। इसी साल का पैसा आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आपका पकड़ लीजिए 2 लाख का एरियर है।
ठीक है। आपको पहला 22-23 में कितना मिलना चाहिए था? 4.9 लाख मिलना चाहिए था, और 4.9 लाख में से 2 लाख आपका एरियर था। एरियर मतलब आपको पैसा पाना था, लेकिन वो पैसा पाया कब है आप? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। कितना पाया आप? 2 लाख पाया, और 2 लाख को इन पकड़ के आपको टोटल मिला है 7 लाख का पैसा मिल गया है। तो इस साल में भी आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन यही पैसा कौन सा साल का है? ये पैसा 4.9 प्लस अगर आप 2 कर देता है, तब आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा है? ये पैसा कब का है? 2 लाख रुपया इस साल का है। तो आप इसी साल में अगर टैक्स लगा देता है, तब आपको कितना देना पड़ेगा? 7.5 या 6.9। तो 6.9 हो गया। तो 6.9 होने से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो टैक्स पेमेंट जब करना पड़ रहा है और इस साल में आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या बोलता है? पुराना पैसा सब आपको जब भी मिल रहा है और आपको डिफरेंस ऑफ रेट का वजह से आपको अगर हायर टैक्स लग रहा है, पकड़ लो आप इस साल में आ गया है, इस साल में आपको ज़्यादा पैसा मिलने का वजह से आपको टैक्स ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन तब आप क्या कर सकता है? आप बोल सकेगा कि ये पैसा तो लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर का रेट में मुझे टैक्स लगाइए। समझ में आया? आप क्या बोल पाते कि ये पैसा पुराना पैसा है, तो आपको रेट भी पुराना वाला या पुराना स्लैब में मुझे टैक्स लगाइए, इस साल में मुझे छुटकारा दे दीजिए। तो इस साल में आपको कम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा पुराना वाला में टैक्स लगेगा। तो पुराना वाला रिजिम में अगर आपको टैक्स लगता है तो कम पैसा देना पड़ेगा आपको एज कम्पेयर टू दिस स्लैब, ठीक है। सम करेंगे तब समझ में आएगा आपको। और एक चीज़ आपको क्या है, एरियर और एडवांस कब आपका लिए टैक्सेबल होता है? सैलरी हम लोग को टैक्सेबल कब होता है? ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। लेकिन वहाँ पे भी आप लोग का कुछ कुछ एक्सेप्शंस था। उस एक्सेप्शन में एरियर और एडवांस आता है या नहीं आता है? आता है। तो इन दोनों को हम लोग ड्यू और रिसिप्ट में जाएगा या ओनली रिसिप्ट बेसिस में हम लोग कैलकुलेट करेगा? रिसिप्ट बेसिस में। ड्यू और रिसिप्ट बेसिस में एक्सेप्शन है, मतलब क्या है? इनको नहीं मानना है, इनको हम लोग ओनली रिसिप्ट बेसिस में ही टैक्सेबल लगेगा, ठीक है। तो आपको टैक्स कब लग रहा है? एरियर मिल रहा है, पुराना साल का पैसा हो सकता है, पुराना साल का या पिछले साल का, नया आगे वाला साल का आपको पैसा मिल जा रहा है, तो टैक्स कब लगेगा? ऑन द ईयर ऑफ रिसिप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या बोला? वे बाय एनी रीजन ऑफ एनी पोर्शन एन एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन एरियर्स और इन एडवांस बाय रीजन ऑफ हिज, जो भी है आपको, इन एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 12 months or a payment which under the provisions of section 17(3) is a profit in lieu of salary। मतलब क्या है? आपको पैसा मिल रहा है कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर का, जो कि आपका 12 मंथ से ज़्यादा का पैसा हो, ज़्यादा का पुराना पैसा हो। वो पैसा कितना पुराना होना पड़ेगा? 12 मंथ से ज़्यादा पुराना होना पड़ेगा। और आपको पैसा इन लिeu ऑफ सैलरी भी मिल सकता है, कमीशन वमीशन जो भी है वो भी मिल सकता है। और ये जो पैसा आपको मिल रहा है अभी, वो क्या है? अभी के लिए हायर रेट ऑफ टैक्स में पड़ जा रहा है। अगर यही पैसा आपको पुराना आगे वाला साल में मिलता तो आपको कम रेट ऑफ टैक्स देना पड़ता है। अभी आपको ये पैसा मिल जा रहा है बोल के आपको हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है। हिज इनकम इज असेस्ड एट ए रेट हायर देन दैट एट विच इट वुड हैव बीन अदरवाइज असेस्ड, ठीक है। द रिलीफ विल बी ग्रांटेड, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सेक्शन 89 का रिलीफ मिलेगा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया फिर पढ़ेंगे अभी हम लोग, नहीं समझ में आता हमको, ठीक है। क्या है? आपको क्या मिल रहा है? कोई भी पैसा मिला है, क्या मिला है? एरियर पैसा मिला है आपको। टैक्स पहले आपको निकालना पड़ेगा। टैक्स किसका निकालिएगा? जिस साल में आपको पैसा मिल रहा है उसी साल को आपको टैक्स निकालिए। मतलब जितना भी आपका इनकम होगा,
इनकम विथ एरियर, उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स कंप्यूट करिए। और फिर ये जो एरियर जिस साल का पैसा है उस साल का भी तो इनकम रहेगा, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का इनकम इंक्लूडिंग एरियर, उसका भी टैक्स निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये तो पैसा पुराना साल का है, रेट भी पुराना साल में लगना चाहिए, तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा उतना का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में? फिर से पढ़ लेता है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल में आपको एरियर या एडवांस मिल रहा है उस साल का आपको क्या निकालना है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का पहले टैक्स पेएबल निकालिए। किसका साथ, इंक्लूडिंग एरियर और एडवांस, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी। एडिशनल सैलरी मतलब क्या है, आपका कौन सा सैलरी आ गया, एरियर का भी पैसा आ गया, तो ये एरियर के साथ में आपने टोटल इनकम निकाला है। फिर बाद में आपको एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, इसी साल का ही टोटल इनकम में निकालिए। पकड़ लीजिए आपको 7.5 मिल रहा है, तो 7.5 में आपका एरियर भी है, तो उसका साथ में आप टोटल इनकम निकालिए, कितना नहीं होता है। फिर आप 7.5 में से एरियर को माइनस करके भी आप निकालिए, टोटल इनकम निकल जाएगा। उन दोनों का भी फिर टैक्स लायबिलिटी निकालिए, इसका भी आपको टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा कि एरियर आने का वजह से मेरा टैक्स कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको ये जो डिफरेंस निकालेगा वहाँ से आपको क्या पता चला, टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी पता चल गया। ए माइनस बी अगर करता है आपको क्या पता चलेगा कि टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी जितना भी किया है उसमें आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, ये पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, तो आपको रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा, वही होगा। लेकिन यहाँ पे भी फिर आपने ये काम निकाल लिया, ठीक है, पहला वाला स्टेप में कर दिया। फिर आपको पकड़ना पड़ेगा टैक्स पेएबल ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर टू विच एडिशनल सैलरी रिलेट्स टू, मतलब ये जो सैलरी कौन सा साल का है उसी साल में फिर से आप निकालो, उसी साल में फिर से इंक्लूड करो, विद एडिशनल सैलरी निकालो, और विदाउट एडिशनल सैलरी उसका भी निकालिए। फिर आपको क्या पता चलेगा कि एडिशनल सैलरी होने का वजह से पुराना साल में मुझे कितना टैक्स देना पड़ता है। पहले वाला में मुझे क्या पता चला कि एडिशनल सैलरी का वजह से मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया, ये मेरा ड्यू हो गया। और सेकेंड वाले में मुझे पता चला है कि एडिशनल सैलरी का वजह से मुझे टैक्स कितना पेमेंट करना चाहिए। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहेगा उसमें आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या पता चला कि प्रीवियस ईयर जो भी साल का आपका पैसा है उसी साल में आपने इंक्लूड किया है, विद टोटल इनकम एडिशनल सैलरी एरियर का सैलरी को इंक्लूड किया है, आपको टैक्स लायबिलिटी निकल गया है। फिर आप टोटल इनकम को पकड़िए विदाउट एडिशनल सैलरी, वो तो ऑलरेडी ही रहेगा क्योंकि उसमें तो आपने सैलरी इंक्लूड नहीं करके ही मार दिया होगा, तो तब का आपको टोटल लायबिलिटी निकालिए। यहाँ से क्या पता चलेगा आपको टैक्स लायबिलिटी कितना देना चाहिए था, ये निकल गया। यहाँ से फिर आपको निकालना पड़ेगा कि एक्सेस जितना भी होगा इसका जो डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करना है। इसका जो भी डिफरेंस निकलेगा उसको आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। द एक्सेस बिटवीन द टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी, इसमें भी एडिशनल सैलरी का डिफरेंस निकलेगा और इस वाला में भी एडिशनल सैलरी का डिफरेंस निकलेगा। द एक्सेस बिटवीन टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी एज कैलकुलेटेड
shall be the relief admissible under section 89। अगर आपका कोई भी एक्सेस नहीं होता है तो आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले रिलीफ के लिए ये वाला कर लेते हैं आप लोग, ये लोग आप लोग कर लीजिए, फिर उसका बाद में हम लोग यही वाला डिस्कस करेगा। कौन है? एम्प्लॉई है, सैलरी कितना मिल रहा है उनको? 6,60,000 मिल रहा है। एरियर मिल रहा है, एरियर कौन सा साल का है? 15-16 का, लेकिन आपको निकालना कौन सा ईयर का है? 17-18 का निकालना है। ये वाला अगर आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है, उसका बाद में हम लोग इसी को डिस्कस करेगा।